भारत ने तुर्की के ड्रोन की इंडस्ट्री का भट्टा बिठा दिया है, जिसको बोला जाता है भट्टा बैठ गया। भारत ने मॉडिफाई करके उसमें 4 बैरल कर दी, यानी 4 वेपन को एक में कनेक्ट कर दिया। उससे भारत ने 70 ड्रोन इनके मार गिराए, इनको तो कूड़ा कर दिया भारत ने। क्या आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान एक डरपोक, डरा हुआ कुत्ता है जिसकी दुम उसकी टांगों के बीच में छुपी हुई है? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। गया भाई, बाद में बात कर लेंगे, ये सब बाद में औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे। लेकिन ये बताओ, क्या आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान एक डरपोक, डरा हुआ कुत्ता है जिसकी दुम उसकी टांगों के बीच में छुपी हुई है? वो दुम दबाए भाग रहा है। यार, इतनी बेइज्जती तो मैंने नहीं सोची थी मेरे भाई। मुझे पता तो था, लेकिन इतना नहीं पता था। अरे भैया, माइकल रूबिन जो एक्स पेंटागन ऑफिशियल हैं, सुना उन्होंने क्या बोला है पाकिस्तान के बारे में? सुनो, तुम्हारे कान यकीन नहीं करेंगे। Went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the... हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? हाँ यार, मैं तो चौंक गया ये सुनकर, मैं चौंक गया। और लगभग 1 साल पहले इस नाचीज ने चिल्ला चिल्ला के इस देश से एक चीज मांगी थी। पता है क्या चीज मांगी थी? क्योंकि मैं उनकी फितरत जानता हूं, पढ़ा हूं उनको। भाई सुनो, मैंने क्या मांगा था देश? इस आहुति जो भारत के सपूत दे रहे हैं, इनके लिए दुनिया एक फुल फ्लेजेड जंग की आहट नहीं देखेगी, जंग का खतरा नहीं देखेगी बिटवीन 2 न्यूक्लियर नेशंस। जंग होगी नहीं, लेकिन इसका समाधान, इसका फल और इसका समाधान तुम्हें वहां मिलेगा। हाँ, मैंने कहा था, जब तक पीओके पर स्ट्राइक करते रहोगे, इनके जो कहा जाता है कान पर जूं नहीं रेंगेगी। पीओके पे तो ये भाड़े के लोगों को लाके मरने के लिए भेजते हैं। इसीलिए जब सबसे पहला एयर स्ट्राइक हुआ और खबर पीओके की आनी शुरू हुई और उसमें पाकिस्तान का भी नाम आ रहा था, तो मैं यह देखना चाह रहा था कि अगर पाकिस्तान को स्ट्राइक किया है, मींस नॉट पीओके, पाकिस्तान, तो कहां तक किया है। तो पता चला थोड़ी देर बाद कि पंजाब भी किया है। तो कुछ तो मेरे सुकून आया, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ 1 या 2 स्ट्राइक से, अगर पंजाब में करोगे तो ये नहीं मानेंगे। और तुम देख लो, उसके बाद वो माने नहीं माने, ड्रोन फेंकने शुरू कर दिए। ड्रोन की टर्की की अभी थोड़ी देर में बात करता हूं। ड्रोन दागने शुरू कर दिए। उसके बाद जब पलट के तुमने मेनलैंड पाकिस्तान को हिट करना शुरू किया, तब ये डरपोक कुत्ते बन के इधर उधर भागे हैं। ये बात आपका भाई बहुत दिन से कह रहा था, जैसा आपको सुनाया। मैंने तो सिर्फ आपको 1 साल पुराना वीडियो सुनाया ढूंढकर। 3-4 साल से मैं आपका भाई ये बात बोल रहा है कि जब तक तुम खतरा इनके मेनलैंड में लेके नहीं जाओगे, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। सुधरे तो ये अभी भी नहीं होंगे, लेकिन हां, डर बैठ गया होगा। तो ये तो हाल है भैया पाकिस्तान के बारे में जो लोग बोल रहे हैं। अब तुर्की के बारे में जो आप लोग बोल रहे हैं कि तुर्की का टूरिज्म कैंसिल कर दो, ईज माई ट्रिप ने भी एडवाइजरी करी है, और भी कुछ और हमारी ट्रैवल एजेंसीज हैं, उन्होंने तुर्किया जाने के लिए डिस्करेज किया है। लोग बहुत बड़े पैमाने पे कैंसिलेशन करवा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और चल रही है सोशल मीडिया पे कि हम तुर्की को $60 बिलियन का टूरिज्म में ट्रेड दे रहे थे। वो $60 बिलियन नहीं है, वो $0.6 बिलियन है। सही चीज फेस टू फेस से आप लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। $60 बिलियन तुर्की की पूरी टोटल टूरिज्म इंडस्ट्री है। एनीवे, तो यार आप लोगों को इस बात, अच्छा, टीआरटी भी जो है उसको भी भारत ने बैन कर दिया है, ग्लोबल टाइम्स को भी बैन कर दिया है, वगैरह वगैरह। आप लोगों को यह पता है कि तुर्की की कितनी लंबी लग चुकी है इस लड़ाई में? आप लोगों को सिर्फ ये बताया जाएगा, या आप लोगों को पता होगा कि भैया तुर्की ने अपने C-130 हरक्यूलिस प्लेन भेजे, जो रडार ट्रैकिंग डेटा की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो तो बता रहा है 6 भेजे। तुर्की की सर्वेलेंस शिप भी आके कराची पर डॉक हुई। उसी पीरियड में तुर्की के ड्रोन भी लगभग 360 इस्तेमाल हुए भारत के ऊपर, वगैरह वगैरह। ये सब आप लोगों को पता होगा। और 2 ऑपरेटिव्स भी तुर्की के जो ऑपरेशनल
सपोर्ट देने के लिए आए हुए थे, वो भी हमारे अटैक में मारे गए। ये भी आप लोगों को पता होगा। आपको मेरे भाई इस बात का ध्यान होगा, नहीं होगा तो मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाऊं कि आर्म्स दुनिया की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और आर्म्स की इंडस्ट्री में तुर्की के ड्रोन्स कितनी जल्दी वर्ल्ड को इंप्रेस कर रहे थे। 2020 में जो अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई हुई थी, उसमें जो इनको सक्सेस मिला था, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में जो इन लोगों को सक्सेस मिला था तुर्की के ड्रोन्स को, आप लोगों को पता है भारत ने तुर्की के ड्रोन की इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया है, जिसको बोला जाता है भट्टा बैठ गया, या ईंटें बनते हैं तो समझ लो सब कुछ बर्बाद हो गया। तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री लगभग बर्बादी की कगार पे खड़ी है भारत की वजह से। आज की तारीख में ये जो बहुत उड़ रहा था, शुक्र है ऊपर वाले का कि इसने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए, और भारत और जहां इजराइल, आप इजराइल करते हैं ना, जहां पर इजराइल इन ड्रोन्स को ठोकने के लिए पेट्रियोट और अपनी आयरन शील्ड और फलाना क्या क्या इस्तेमाल कर रहा था, भारत ने जो एक जिसको आप बिल्कुल वॉर के मॉडर्नाइजेशन में विंटेज मान सकते हैं, विंटेज पुराना हथियार L-70 और ZU-23, जिसको आसान भाषा में एंटी एयरक्राफ्ट गन बोला जाता है, उन मॉडिफाइड गन से आमतौर पर एक बैरल होती है, भारत ने मॉडिफाई करके उसमें 4 बैरल कर दी, यानी 4 वेपन को एक में कनेक्ट कर दिया। उससे भारत ने 70 ड्रोन इनके मार गिराए, इनको तो कूड़ा कर दिया भारत ने। जो भारत ने S-400 इस्तेमाल किया है, वो तो अधिकतर उनके लिए इस्तेमाल किया है जो वहां से मिसाइल्स आ रहे थे, जो एक सिंपल एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है, क्योंकि ड्रोन अभी भी उस एल्टीट्यूड या उस स्पीड पे नहीं पहुंच पाया है जिसपे फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसको मारने के लिए इजराइल क्या इस्तेमाल कर रहा था और क्या बवाल मचा था कि यहां से ड्रोन आ रहे हैं, वहां से ड्रोन आ रहे हैं। और 3-4 दिन पहले भारत ने एक और वेपन को टेस्ट कर लिया है उन ड्रोन्स के लिए, जो भार्गवश करके कुछ इसका नाम है, कि जो ड्रोन्स झुंड में आते हैं उनको मारने के लिए, तो वो तो अभी टेस्ट किया है, वो तो बात की बात है। भारत ने तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। पूरे दुनिया में यह मैसेज गया है। खरीदने वाला नहीं कोई होगा तुर्की के, वो हमारी इनके साथ कितनी ट्रेड है, ये हम इनसे कितना एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं, मुश्किल से $5 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट जाता है तुर्की को, जो भारत की 1.25% ऑफ द एक्सपोर्ट बनता है। अजरबैजान को तो उतना भी नहीं जाता है, 0.02% हमारा एक्सपोर्ट अजरबैजान को जाता है। ये सारी बातें आप भूल जाइए, TRT आप भूल जाइए, सब चीज भूल जाइए। इनकी ड्रोन इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, इस पर ध्यान लाइए। और इसके साथ साथ भारत ऐसा नहीं है कि कोई तुर्किया से बड़े अच्छे रिश्ते लेकर चल रहा था। पहले तो ये राइट टाइम रहते थे, पर एर्दोगान को भूत चढ़ा खलीफा बनने का। इन्होंने खलीफा डिक्लेयर करना चाहते हैं ये अपनी, उसमें ये आप लोगों को पहले भी पता होगा, 370 में भी बकवास कर चुका है। हर मैटर में ये बोलता है, ये इंडोनेशिया हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, आपका तुर्की हो गया, ये बड़ी आपस में इलू इलू कर रहे हैं, काफी दिन से कर रहे हैं। ये एर्दोगान सबसे पहले तो ये, और इससे पहले तो ये और करीब थे पाकिस्तान के, जब इमरान खान था। जब इमरान खान की जेल के अंदर से चीखने की आवाजें आई, उसके बाद जाकर इनका थोड़ा रिश्ता पाकिस्तान से थोड़ा कम हुआ है। उस टाइम पर तो ये बहुत ही आगे बढ़ चुका था इनका रिलेशन, जब इमरान खान था और ये था। तो ऐसा नहीं है कि भारत इन पर कोई ज्यादा बिलीव करता है। 2023 में नेवी शिप बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट टर्की के साथ हुआ था, करार, वो भारत 2023 में भंग कर चुका है। वो बात अलग है कि एहसान फरामोश लोग हैं, जब चिल्ला रहे थे कोविड के टाइम पर भी इनको वैक्सीन गई थी, उसके बाद अर्थक्वेक के टाइम पर जब अल्लाह ताला का कहर हुआ था इनके ऊपर, और सुनाए 30-40 हजार आदमी मरे थे, कोई गलती ही की होगी जो अल्लाह का कहर इनके ऊपर हुआ था, इस इस्लामी मुल्क के ऊपर, तब भारत ने इनकी मदद की थी। पर ये उस चीज को मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये खलीफा तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बीमारी से ये पीड़ित है। तो भारत इनका जवाब पहले से देता हुआ आया है। भारत ने जब भी प्राइम मिनिस्टर हमारे साइप्रस, ग्रीस, आर्मीनिया की बात करें, तो समझ लीजिए तुर्की की दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। तो जब आपने सुना कि प्रधानमंत्री ग्रीस के PM से मिले, या साइप्रस गए, या जर्नी ब्रेक करके गए, तो समझ लीजिए तुर्की की दुखती रग पर हाथ रखने के लिए गए, क्योंकि इन देशों का
पड़ोसी होने के, मेडिटेरियन कॉमन बॉर्डर इनका पड़ता है, कॉमन बीच में इनका बहुत 36 का आंकड़ा है तुर्की से। तो भारत तो मेडिटेरियन में जाके ग्रीस हेलेंसिक एयरफोर्स कहा जाता है, उस एयरफोर्स के साथ भारत की एयरफोर्स वहां पर ड्रिल्स कर चुकी है ओवर द मेडिटेरियन। तो ये कोई नई बात नहीं है जो तुर्की आके पाकिस्तान की मदद कर रहा है, ये तो सबको पता है और भारत उसका जवाब भी दे रहा है। 2020 में आप पढ़िएगा, जब ये अजरबैजान और आर्मीनिया का युद्ध चल रहा था और इनके ड्रोन, उस युद्ध में भी बड़ा शौर्य इनको मिल रहा था जब ये अजरबैजान को हथियार दे रहे थे, तो भारत ने पिनाका मिसाइल्स अपना जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं आर्मीनिया को देके भुस भर दिया था अजरबैजान का। वहां से भी इनका हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि तुर्की को लेकर भारत को बहुत बहुत कोई सरप्राइज मिला है। जो अंदर जियोपॉलिटिक्स देखते हैं और पढ़ते हैं उनको पता है कि भारत और तुर्की का ऑलरेडी 36 का आंकड़ा हो चुका है और भारत इसकी बार बार जलाता है तुर्की की। और इस बार तो वाकई इन द एक्चुअल सेंस इनके ड्रोन जलाकर भारत ने इनकी पूरी ड्रोन इंडस्ट्री का ऐसी की तैसी कर दी इनकी। और भारत ने पूरी दुनिया की ड्रोन वॉरफेयर को लाकर अपने पुराने हथियारों से, पुरानी टेक्निक जो होती है ना, कभी कभी भाई जितना मॉडर्न हो जाओ कभी कभी पुराना एक्सपीरियंस और टेक्निक काम आती है। पूरी दुनिया की ड्रोन इंडस्ट्री को भारत ने खटाई में डाल दिया है अपने इस युद्ध के बाद कि यार 1970 1960 के हथियारों से भारत ने 2025 के हथियार मार गिराए और 60-70 मार गिराए। और खर्चा कितना आया? खर्चे के नाम पर शायद इतना भी नहीं आया होगा जो एक आर्मी के एक्सपेंडिचर की बात होती है जिसको पीनट्स बोला जाता है, मूंगफली के बराबर खर्चा आया। तो भारत की सरकार इस चीज को देख रही है। सिर्फ एक चीज याद रखिए, जैसा रशिया के एक एक्सपर्ट ने कहा है कि क्वाड ने आपकी मदद नहीं करी। और बहुत पहले जब मैंने ब्रिक्स का ये वीडियो बनाया था, चलिए उसकी एक छोटी सी बाइट सुन लीजिए। तो मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, अपने मार्केट को इस्तेमाल करते हुए, अब रुपये में जो लोग डील कर रहे हैं, यूपीआई कितने मुल्कों में एक्सेप्ट हो रहा है, भारत को भैया अपना स्वार्थ देखकर, वतन परस्ती के चलते हुए कहीं पीछे हटकर, कहीं पीछे हटाकर, कहीं बीच का रास्ता हटाकर निकालकर, रशिया को बीच में डालकर चाइना के साथ अपने मैटर्स को सॉल्व करना चाहिए। अब आपके भाई ने कहा था जब दुनिया ब्रिक्स 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 ब्रिक्स, हम लोग वही प्रॉब्लम है ना पॉपकॉर्न वाली। आपका भाई बड़ा कूल बैठ के चीज को समझने की कोशिश करता है कि ये चीज जो आज हो रही है कल इसके कितने रूप हो सकते हैं, परसेंटेज क्या ज्यादा है कि ऐसे क्या इसका फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो आपके भाई ने तब बोला था ब्रिक्स का फायदा मुझे यूएसए की करेंसी डाउन कर दो, डॉलर डाउन कर दो, रुपया चलने लगे, मान लिया है। लेकिन मेरे एज अ जियोपॉलिटिक एनालिस्ट के हिसाब से वो सेकेंडरी है। पहला है ब्रिक्स का फायदा उठाकर रशिया और चाइना के साथ, अपने स्पेशली चाइना के साथ रशिया को इन्वॉल्व कर अपने सारे मैटर सॉर्ट आउट कर दो, सारे आगे के लिए। बड़े पते की बात बता रहा हूं और यही मेरा राष्ट्रवाद है। कहीं चाइना को 19 कर दो, कहीं खुद 18.5 हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 साल में आगे जाके देखना रिजवान अहमद की बात से देश को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ईगो और कॉलर चढ़ाने से हर जगह काम नहीं चलता है। तो मैंने कहा था ब्रिक्स से फायदा लो। वेस्टर्न वर्ल्ड तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा और वेस्टर्न वर्ल्ड तुम्हारे साथ तब तक खड़ा होगा जब तक उसके चाइना से रिश्ते खराब हैं। जिस दिन चाइना और वेस्टर्न वर्ल्ड का इलो इलो शुरू हो गया वो तुम्हें बीच मझधार में छोड़ देंगे। तब आपके भाई ने एनालाइज करके इस चीज को बोली थी और आज देखने को मिल रहा है घूम घूम के ट्रंप यार अपमान करना चाह रहा है। कभी कह रहा है एक साथ बैठ के खाना खा लो, अभी फिर कमेंट कर दिया है, चिढ़ा रहा है, वो चिढ़ा रहा है हम लोगों को, है ना। और मुझे याद है ट्रंप के खिलाफ कुछ बोलते तो लोग पीछे पड़ जाते थे। तब आपके भाई ने बोला था कि ट्रस्ट ना करो। आज भी बोल रहा है ट्रस्ट ना करो, आज भी बोल रहा है रशिया को ट्रस्ट करो और रशिया के दम पर चाइना से रिलेशन सॉर्ट आउट कर लो। जब तुम चाइना से रिलेशन सॉर्ट आउट कर लोगे तो कम से कम 25-30% पाकिस्तान का टेरर प्रॉब्लम भी अपने आप सॉर्ट आउट होने लगेगा, तुम्हारी पिटाई और तुम्हारी कुटाई के साथ साथ। तो ये है। और एक चीज और आपके भाई ने बोली थी टीआरटी से, मुझे याद आया, भैया अपना इंटरनेशनल लेवल का बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लो। और अभी कुछ बताने आ जाएंगे कि सर वो फर्स्ट पोस्ट और बियॉन्ड भी तो है यार। फर्स्ट पोस्ट और बियॉन्ड इंटरनेशनल है ना, एक मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते हैं मेरे भैया। पहले भी जब मैंने बात बोली थी तो कुछ रफू करने के लिए आ गए थे, मैं इन लोगों से बहुत परेशान।
वो वाला नेटवर्क खड़ा करो जहां हर देश में तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हारे रिपोर्टर हो, तुम्हारे ऑफिसेज हो। उसकी भारत को प्रोपेगेंडा वॉर में बहुत जरूरत है। और किसी ने मुझे कुछ भेजा कि सर देखिए ये कुछ बोल नहीं है कि प्रोपेगेंडा वॉर होती है। प्रोपेगेंडा वॉर होती है लेकिन झूठ की वॉर नहीं होती है। प्रोपेगेंडा और झूठ में फर्क समझना शुरू करो। प्रोपेगेंडा ये चीज होती है कि भारत दुनिया को बताए, कन्विंस कर दे कि हमने पाकिस्तान को इस मारे कूटा क्योंकि पाकिस्तान हमारे 50,000 आदमी मार चुका है, अपने पीओके को इसने टेरर हब बना रखा है। जिस दिन भारत ने दुनिया के एक एवरेज माइंड को जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हैं इस बात से कन्विंस कर दिया कि हम मजबूर हैं इनकी कुटाई करने के लिए, वो होगा द गुड प्रोपेगेंडा। यूजुअली इज अ नेगेटिव वर्ड, पर यहां पर ये पॉजिटिव में यूज किया जाता है कि आपने सही प्रोपेगेंडा किया और लोगों को कन्विंस किया। तो भैया प्रोपेगेंडा और झूठ में बहुत फर्क होता है। हमारा मीडिया बिफर के झूठ बोलने लगता है। अजीब अजीब इंटरनेशनल लोग जो देखते होंगे हमारे पैनलिस्ट की हरकतों पर वो हंसते होंगे। तो ये प्रोपेगेंडा वॉर नहीं होती, ये जोकरों की, क्लाउन्स की वॉर होती है। तो प्रोपेगेंडा के लिए पूरी दुनिया के लेवल का एक, जैसे अल जजीरा के लेवल का एक बड़ा चैनल भारत के साथ होना चाहिए, जो आगे जाके 15-20 साल बाद बहुत काम आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।